हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चैंपियंस। आज हम जीके बैच का लेक्चर 6 कर रहे हैं। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले इस लेक्चर के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। ये लेक्चर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे। मैं बस इंग्लिश मीडियम से, इसीलिए उस पर ज़्यादा इम्फेसिस होता है मेरा। ठीक है, इस लेक्चर को हम फास्ट करेंगे। ठीक है, इसमें बुलेट पॉइंट ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये बिगनर्स के लिए थोड़ा कम हेल्पफुल है क्योंकि उन्हें थोड़ी चीज़ें कम समझ में आएंगी। ठीक है, बाकी मीडियम और एडवांस लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, आगे देखते हैं। कल तक हम प्री मॉडर्न पीरियड पढ़ चुके थे, जो कि रफली 600 से 300 BCE तक रहा है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न एज। ठीक है, मॉडर्न एम्पायर की आप ये फ़ोटो देख सकते हैं। ये रफली 265 BC के अराउंड इतना अपने पीक पे हुआ करता था, जिसमें ये पूरा आपको ये कलर जो दिख रहा है, ये वाला कलर, ये पूरा मॉडर्न एम्पायर था। बाकी इसकी वो थे फिड्यूशरी या फिर ट्रिब्यूटरी स्टेट्स भी कहते हैं। यहाँ श्रीलंका भी सियोन जिसे कहते थे पहले। ठीक है, सियोन ये भी उसी में आता था। ऐसी कैपिटल तो आपको पता ही है, पाटलिपुत्र हुआ करती थी। ये सब आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं। मॉडर्न एम्पायर की अगर हम बात करें तो ये पहला सब कॉन्टिनेंटल एम्पायर हुआ करता था। सब कॉन्टिनेंटल एम्पायर किसे कहते हैं? जो कि एक ग्रुप ऑफ कंट्री होती है जो कि अलग कंट्री के द्वारा क्या बोलते हैं, गवर्न की जाती है। सब कॉन्टिनेंटल एम्पायर को अगर मैं आसान शब्द में समझाऊँ तो मतलब एक कॉन्टिनेंट के साथ, जैसे इंडिया है, उसके जितने भी सब कॉन्टिनेंट है, उस सब पे पहले एम्पायर ये सिर्फ मॉडर्न एम्पायर ही था जिसने रूल किया था। बाकी इतना रूल किसी ने एक्सपेंड नहीं किया था अभी तक। ठीक है, आगे देखते हैं। और विथ कंपैरेटिवली स्टेबल गवर्नेंस एंड स्ट्रेटेजी, इनकी गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी थी वो बहुत स्टेबल थी। ठीक है, मॉडर्न ने क्या किया था, मॉडर्न्स ने इनने पूरे सब कॉन्टिनेंट पे रूल किया था, एक्सेप्ट कुछ पार्ट साउथ इंडिया के और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के। पर ये पार्ट भी जो मैं बता रहा हूँ, ये सब भी इनके फिड्यूशरीज में आते थे। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा पहले, ये सब ये वाला पार्ट, ठीक है, और यहाँ से नीचे वाला पार्ट, इस पर डायरेक्ट रूल नहीं करते थे और इनके फिड्यूशरीज में आते थे। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या क्या मिलता है हमें? वुडन पैलेस मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य का। कहाँ? पाटलिपुत्र में। ठीक है, जो मॉडर्न डे पटना में पड़ता है, बिहार के। ठीक है, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन मिलता है रुद्रदमन वन का। ठीक है, और ओरिजिन की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ का फर्स्ट रूलर था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य आपको पता ही होगा ये कैसे राजा बना। कौटिल्य की हेल्प से, जैसे चाणक्य भी कहा जाता है, उसकी हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना। ठीक है, क्योंकि चाणक्य की बेइज्जती कर दी थी किसने? धनानंद ने। ठीक है, अब इनके ओरिजिन की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य किस कास्ट का था, ये हमें किससे पता चलता है? मुद्र राक्षस एक टेक्स्ट है जो कि विशाख दत्त ने लिखी है। ये बताती है कि मौर्य जो जितने भी थे, ठीक है, ये वृषाल थे, ये कुलहीन थे। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है कि ये लोअर क्लैन से थे। पुराण में इन्हें क्या बताया गया है? शूद्र बताया गया है। ठीक है, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो कि गिरनार हिल गुजरात में सिचुएटेड है। ठीक है, यहाँ पे इन्हें क्या बताया गया है? वैश्य बताया गया है। ठीक है, ट्रेडिंग कम्युनिटी वाले। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम रूलर्स की बात करें तो इनका पहला रूलर था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने कि मॉडर्न डायनेस्टी का फाउंड कब से कब तक रहा? 322 से 298 BC तक। ठीक है, इसने धनानंद को हराया था विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य। ठीक है, हम सबको पता है चाणक्य वाला सीन। कब? 322 BC में। ठीक है, और इसने सेल्यूकस निकेटर को हराया था, जो कौन था? अलेक्जेंडर का आर्मी जनरल था। अलेक्जेंडर का आर्मी जनरल कैसे? मतलब अलेक्जेंडर की तो तब तक डेथ हो गई थी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे अपने इंडिया के इधर नॉर्थ वेस्ट साइड में यहाँ पे एक डायनेस्टी चालू करी थी। किसने? सेल्यूकस निकेटर ने। ठीक है, जिसका नाम था सेल्यूसिड डायनेस्टी। ठीक है, तो उसी को इसने हरा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसकी बेटी हेलेना से उसने शादी कर ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य की 2 शादी की थी। ठीक है, इसकी पहली पत्नी कौन थी? दुर्धारा। ठीक है, जिससे इसका बेटा था बिंदुसार। ठीक है, जिसने मतलब अगला रूलर बना। इसका रीन कब से कब तक रहा? 298 से 273 BC तक इसका रीन रहा। ठीक है, आजीविका सेक्ट को बिंदुसार ने पेट्रोनाइज किया, जिसका फाउंडर मखाली घोष था। ठीक है, मखाली जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जो कि वो था ना महावीर जैन, उसका दोस्त था। मतलब दोनों ने साथ में ही घर छोड़ा था, पर दोनों फिर आगे जाके अलग अलग रास्ते पे चल गए। ठीक है, तो आजीविका सेक्ट किसने फाउंड किया था? मखाली घोष। एमिट्रोक्रेट्स, इसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता था। ग्रीक्स इसे कहते थे एमिट्रोक्रेट्स। ठीक है, अमित्र घाट, मद्रसार और सिम्ह सेना भी इसको नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, अब अगला रूलर जो आता है वो आता है अशोका दी ग्रेट, जिसने 12 साल के लिए राज किया था। इसकी ताजपोशी कब हुई थी? 269 BC में। ठीक है, और इसने कलिंग को कब कनकर किया था? 261 BC में, और ये इसका सबसे लास्ट बैटल था। ठीक है, कलिंग के बारे में आपसे ये लोग पूछ लेते हैं कि अशोक ने अपनी वो क्या बोलते हैं, कोरोनेशन के कितने साल बाद ये कलिंग का बैटल लड़ा? तो अपने कोरोनेशन या फिर ताजपोशी के 8 साल बाद इसने कलिंग का युद्ध लड़ा था। ठीक है, और कब लड़ा था? 261 BC में, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। और ये कलिंग आज प्रेजेंट डे कहाँ सिचुएटेड है? ये उड़ीसा वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे ये कलिंग सिचुएटेड है। ठीक है, आगे देखते हैं। अशोका ने बेरीगोज, जिससे कि फिजिकल कॉन्क्वेस्ट कहते हैं, मतलब लड़ाई को,
धम्मघोष से रिप्लेस कर दिया था, ठीक है। धम्मघोष का मतलब क्या होता है, कल्चरल कॉन्क्वेस्ट, ठीक है, मतलब वो धम्म फॉलो करवाता था आपसे, धार्मिक बन गया था, स्पिरिचुअल पाथ पे मूव कर गया था, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अशोका को क्या कहा जाता था, बुद्ध शाक्य भी कहा जाता था। अशोका नाम कहाँ मेंशन है, बस्की एडिक्ट में, ठीक है। धर्मशोक कहाँ मेंशन है, सरनाथ के इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। और देवनम्पिया बिलोवेड टू द गॉड्स, ये भी इसे ही कहा जाता था, ठीक है। देवनम्पिया प्रियादासी, जो कि कहाँ मेंशन है, श्रीलंकन क्रॉनिकल्स में। श्रीलंका में अशोका ने अपने बेटे और बेटी को भेजा था। बेटा जो इसका नाम था महेंद्र, बेटी का नाम संघमित्र था, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ, इन दोनों को इसने सिलोन भेजा था, किस लिए, बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है। इसने सिलोन भेजा था। तो वहीं श्रीलंका की हिस्ट्री में जिसमें टेक्स्ट थे दो, दीपवामसा और महावामसा, उसमें हमें क्या मिलता है, इसका नाम पियादासी, ठीक है। और इस मॉडर्न एम्पायर का लास्ट रूलर कौन रहा, बृहदार्थ, ठीक है, जिसको किसने डिफीट किया था, पुष्यमित्र शुंग ने, कब, 187 BC में, ठीक है। अब अशोका के अगर कुछ एडिक्ट्स की बात करें तो इसके मेजर 14 मेजर रॉक एडिक्ट थे। 14 मेजर रॉक एडिक्ट का मतलब ये नहीं है कि जितने भी मेजर रॉक एडिक्ट पाए गए वो 14 ही है। 14 मेजर रॉक एडिक्ट का मतलब है, रॉक एडिक्ट जैसे एक रॉक है जिसमें सारे एडिक्ट है, तो उसमें जो मेनली लाइन जितनी भी मिली है ना, तो ये टोटल 14 नंबर की है। 14 मतलब मैक्सिमम है, 14 से ज़्यादा किसी में नहीं है, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले इसे डेसिफर किया था। कब किया था डेसिफर, जेम्स प्रिंसेप ने इसे 1837 AD में, ठीक है, 1837 AD में, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने इसे 1837 AD में डेसिफर किया, ठीक है। और ये जो रॉक इंस्क्रिप्शन है, ये नदर्न इंडिया में जो पाए गए हैं उन्हें मेजर रॉक एडिक्ट कहा जाता है, ठीक है। और मिडल और सदर्न इंडिया में जितने ही पाए गए हैं उन्हें माइनर रॉक एडिक्ट या फिर माइनर पिलर एडिक्ट कहा जाता है, ठीक है। ये जो रॉक एडिक्ट्स थे ये 3 लैंग्वेज और 4 स्क्रिप्ट्स में लिखे गए थे, 4 स्क्रिप्ट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। पहली अगर लैंग्वेज की बात करें तो वो थी प्राकृत लैंग्वेज, और ये किस किस स्क्रिप्ट में लिखी गई, ब्राह्मणी खरोष्टी। लैंग्वेज और स्क्रिप्ट्स की अगर हम बात करें, जैसे हिंदी में लिखते हैं, ठीक है, जैसे मैंने नाम लिखा, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ इसे वो हुआ हिंदी, और ये स्क्रिप्ट जो मैंने लिखा ये हुई देवनागरी, ठीक है। तो ऐसे ही प्राकृत लैंग्वेज को ब्राह्मणी और खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखा गया, ग्रीक लैंग्वेज को ग्रीक स्क्रिप्ट में लिखा गया, अरेमिक लैंग्वेज को अरेमिक स्क्रिप्ट में लिखा गया, ठीक है। तो एडिक्ट्स को था, जितने भी एडिक्ट्स थे उन्हें 3 लैंग्वेज और 4 स्क्रिप्ट्स में लिखा गया। माइनर 15 रॉक एडिक्ट्स थे, मतलब वही 15 रॉक एडिक्ट का मतलब एक रॉक मैक्सिमम 15 लाइनें पाई गई है, ठीक है। नंबर ऑफ लाइन्स 15 मैक्सिमम पाई गई है एक रॉक एडिक्ट में। इसमें क्या, देवनम्पी पियादासी इसका नाम मेंशन है अशोका का, वो भी इन्हीं एडिक्ट्स में, वही कहाँ मेंशन है, कर्नाटका में। कर्नाटका कौन से रॉक एडिक्ट में, मस्की रॉक एडिक्ट में, ठीक है। अगला रॉक एडिक्ट में कहाँ मिलता है, मध्य प्रदेश के गुज्जर में, ठीक है। ब्रह्मगिरी और नित्तूर में रॉक एडिक्ट मिलता है माइनर, जो कि कर्नाटका में सिचुएटेड है, ठीक है। अब हम आते हैं पिलर एडिक्ट में। पिलर एडिक्ट टोटल 7 है। पिलर एडिक्ट में टोटल 7 का ही मतलब भी वही है, जैसे पिलर है, ठीक है, तो इस पर टोटल 7 लाइन्स में लिखा गया है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो हमें लाइन्स मिली है वो 7 मिली है, इससे ज़्यादा लाइन में इसमें लिखा ही नहीं गया पिलर एडिक्ट में, ठीक है। अब पिलर की अगर हम बात करें तो जैसे ये पिलर है, ठीक है, तो इसमें इस पार्ट को कहा जाता है शाफ्ट, ठीक है। इस पार्ट को क्या कहा जाता है, इन्वर्टेड लोटस, ठीक है। इस पार्ट को क्या कहा जाता है, एबेकस, ठीक है। और इस पार्ट को क्या कहा जाता है, कैपिटल, ठीक है। इस पार्ट को कैपिटल कहा जाता है। तो ये पूरा जो है ये अलग अलग पिलर मिले हैं हमें वो अशोका के, ठीक है। तो ये सब इसके पार्ट होते हैं, ये मतलब इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा नेशनल एम्बलम भी है, ठीक है। इस नेशनल एम्बलम को हमने कब अडॉप्ट किया, 24 जनवरी 1950, यहाँ लिख देता हूँ, 24 जनवरी 1950, ठीक है। 1950 को इसे अडॉप्ट किया गया नेशनल एम्बलम के तरह, ठीक है। और इसमें जो ये जो आपको एबेकस दिख रहा है, ठीक है, इसको अगर मैं जूम करूँ तो, एक मिनट, यहाँ पे आपको एनिमल्स दिख रहे होंगे, ठीक है, जो इस चक्र के द्वारा वो है, क्या बोलते हैं, सेपरेटेड है। तो ये एनिमल जो है, यहाँ पे हमें कौन कौन से एनिमल देखने को मिलते हैं, यहाँ पे हमें ऑक्स मिलता है, हॉर्स मिलता है, ठीक है, एलिफेंट मिलता है और लॉयन मिलता है, ठीक है। एलिफेंट और लॉयन मिलता है, ये सब इस चक्र से सेपरेटेड है। और ये चक्र किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। ये जो अशोका ने अपना पहला वो दिया था ना सरमन, उसका क्या वो था मोटो, उसका धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, उसको यही सिंबलाइज करता है ये चक्र, ठीक है। तो टोटल 7 लाइन पाई गई है पिलर्स में, ठीक है, जो कि प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है। और स्क्रिप्ट कौन सी यूज़ की गई है, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट, ठीक है। और दिल्ली टोपरा पिलर एडिक्ट, जो कि एकमात्र ऐसा पिलर एडिक्ट है जिसमें 7 एडिक्ट है, ठीक है, मतलब 7 लाइन में जितने भी एडिक्ट है। और इस एडिक्ट में लिखा क्या गया है, इस एडिक्ट में लिखा गया है जितना जो भी मतलब राजा अपनी प्रजा से चाहता है वो इसने पिलर अशोका ने अपने पिलर एडिक्ट और रॉक एडिक्ट में लिखवाए हैं, ठीक है। अगला पिलर एडिक्ट हमें कहाँ मिलता है, लौरिया राज बिहार में, ठीक है, और लौरिया नंदगढ़ ये भी बिहार में मिलता है पिलर एडिक्ट।
अगर हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल मैंने आपको बताया था इस वाले पार्ट को, जैसे इसमें शेयर है तो ये लॉ इन कैपिटल हुआ, ठीक है, तो इस पार्ट को कैपिटल कहा जाता है। तो बुल कैपिटल हमारे पार्लियामेंट के आगे वो है, मतलब वो लगा दिया गया है, जो कि रामपुरवा बिहार से पाया गया था हमें, ठीक है, जो कि पार्लियामेंट को रिजेंबल करता है, ठीक है। एलिफेंट कैपिटल हमें कहाँ मिला था, संकिस्सा फारुखाबाद में, वो जो कि कहाँ पड़ता है, यूपी में। और लॉयन कैपिटल जो कि नेशनल एम्बलम है इंडिया का, ठीक है, ये हमें कहाँ मिला था, 250 BC में सरनाथ में, ठीक है, सरनाथ यूपी में, जिसे कि सरनाथ कैपिटल भी कहा जाता है। और ये रफली कब का है, 250 BC का, ठीक है। अब हम केव्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से केव्स हुआ करते थे, बराबर हिल्स केव, ठीक है, जो कि कहाँ है, बिहार में है, जिसको किसने बनाया था, अशोका ने बनवाया था, किसके लिए, बुद्धिस्ट के लिए, ठीक है, क्योंकि वही बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया था। अगला केव हमें कहाँ मिलता है, लोमस ऋषि केव, जो कि बिहार में सिचुएटेड है, ठीक है। नागार्जुनी केव, ये भी बिहार में सिचुएटेड है, ये किसके द्वारा बनाया गया था, दशरथ मौर्य के द्वारा, जो कि अशोका का ग्रैंडसन था, मतलब अशोक का पोता था, ठीक है। ऑफिसर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कौन कौन से ऑफिसर हुआ करते थे, सन्नी दत्त, ठीक है, जो कि चीफ ट्रेजरी ऑफिसर हुआ करता था। समहार्थ, जो कि चीफ कलेक्टर जनरल होता था रेवेन्यू का, ठीक है, जो कि सारे रेवेन्यू को कलेक्ट करता था, ठीक है, और फिर कलेक्ट करके ये लोग ट्रेजरी में रखते थे, जिसका ऑफिसर कौन हुआ करता था, सन्नी दत्त, ठीक है। गोप हुआ करता था, जो कि अकाउंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल था, मतलब अकाउंट्स का वो था ऑफिसर, ठीक है। अक्सपटल था, जो कि अकाउंटेंट जनरल था, ठीक है। नगरक था, जो कि रिस्पॉन्सिबल था सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो कि सिटी में मतलब रूल कैसे सही से चल रहा है कि नहीं उसके लिए। सीताध्यक्ष एग्रीकल्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है, मतलब वो एग्रीकल्चर ऑफिसर था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। समस्थाध्यक्ष, ये रिस्पॉन्सिबल था मार्केट के लिए, ठीक है, तो ये मार्केट का ऑफिसर था। नवाध्यक्ष, जो कि शिप्स के लिए रिस्पॉन्सिबल था, नव मतलब नाव और नव, ये आपको पता ही है, ठीक है। शुल्काध्यक्ष, ये टैक्स के लिए था, ठीक है, टैक्स को तो आज भी शुल्क ही कहा जाता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल था टोल टैक्स के लिए शुल्काध्यक्ष, ठीक है। आगे देखते हैं, धम्म महामंत्र, धम्म महामित्र, ये चेक करता था कि धम्म, अशोका ने जितने भी धम्म अपने प्रजा को बताए हैं वो फॉलो कोई कर रहा है कि नहीं, ये किसने इस्टेब्लिश किया था, अशोका ने, ठीक है, धम्म महामंत्र, ठीक है। और मेगास्थनीज के हिसाब से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था मॉडर्न एम्पायर में, ठीक है, जिसमें 6 कमेटी थी और 5 मेंबर ईच थे प्लानिंग के लिए, ठीक है। और आर्मी जो हुआ करती थी इनकी, उसमें 6 कमेटी हुआ करती थी और 5 मेंबर हुआ करते थे सब में, ठीक है। आर्मी की टोटल 6 कमेटी, 5 मेंबर, किसके अकॉर्डिंग, मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। मेगास्थनीज आपने सुना होगा कौन था, ट्रैवलर था एक तरीके से मेगास्थनीज, जो कि सेलिकस निकेटर का एम्बेसडर भी था, ठीक है। आगे देखते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अगर हम बात करें तो सप्तांग थ्योरी यहाँ पे हमें पता चलता है, जो कि कौटिल्य के द्वारा दी गई थी, ठीक है। मतलब अगर आपको किसी भी राज्य को अच्छे से चलाना है तो आपको ये 7 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। किंग, राजा, सेक्रेटरी, अमत्य, टेरिटरी यानी जनपद, ठीक है, फोर्ट यानी दुर्ग, ट्रेजर, ठीक है, यानी कोष, आर्मी यानी सेना, फ्रेंड्स या फिर मित्र, ठीक है। इन 7 चीज़ों की आपको जरूरत पड़ेगी अगर आपको एक राज्य को, ठीक है, सही से चलाना है तो। आगे देखते हैं, यहाँ पे मॉडर्न पीरियड में 2 टाइप्स के कोर्ट हुआ करते थे, ठीक है। एक सिविल कोर्ट जिसे धर्मस्थीय न्यायालय कहा जाता था या फिर व्यवहारिका भी कहा जाता था, ठीक है। और क्रिमिनल कोर्ट हुआ करता था। सिविल कोर्ट्स मतलब यहाँ पे छोटे मोटे क्राइम्स देखे जाते थे अदर देन क्रिमिनल क्राइम, ठीक है। और ये क्रिमिनल कोर्ट जहाँ कांतक शोधन न्यायालिका जिसे कहा जाता था, जिसे प्रदेश भी कहा जाता था, ठीक है। अगर हम सोसाइटी की बात करें तो 4 वर्ग में सोसाइटी डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये अगर हम मेगास्थनीज की बात करें तो उसने एक टेक्स्ट लिखा था, कौन सा टेक्स्ट, इंडिका, ठीक है, जिसमें उसने क्या मेंशन किया था कि 7 क्लासेस हुआ करते थे। हमें पता है 4 क्लासेस होते, 7 नहीं होते थे। और नो स्लेवरी उसने कहा है, पर ये गलत है, स्लेवरी हुआ करती थी। पर स्लेवरी वैसे यूरोप वाली स्लेवरी, जैसे यूरोप में स्लेवरी होती थी वैसे नहीं होती थी। हमारे इंडिया में स्लेवरी कैसी होती थी, मतलब घर का काम कराते थे उनसे, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, वुमेन की क्या बोलते हैं, ऑक्यूपाई करती थी हाई पोजीशन आर्मी में वुमेन्स की हाई पोजीशन हुआ करती थी अगर सोसाइटी की बात करें मॉडर्न पीरियड की तो, ठीक है। वहाँ पे टैक्स का क्या सिस्टम चलता था, तो टैक्स यहाँ पे 1/4 से लेकर 1/6 तक लगता था, ठीक है। और बाली लगता था सब पे, पर लुम्बिनी के लोग जो थे उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। क्यों? क्योंकि लुम्बिनी में जन्म हुआ था अपने किसका, गौतम बुद्ध का, ठीक है। भोग की बात करें तो ये टैक्स था एग्रीकल्चर पे। 2-3 और टैक्स लगाया करते थे। तो वाटर टैक्स एक लगाया जाया करता था, ठीक है, वाटर टैक्स, जिसे क्या कहा जाता था, उदाक भाग, ठीक है। वाटर टैक्स को उदाक भाग कहा जाया करता था, जो कि लगाया जाता था, ठीक है। और लगाया जाता था सेना भक्तम, ठीक है, सेना भक्तम। ये कहाँ लगाया जाता है सेना भक्तम, जिस भी गांव से पूरी आर्मी जा रही है तो वहाँ उन्हें थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके थोड़ा थोड़ा टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। इसीलिए उसे सेना भक्तम कहते थे। ये टैक्स सेना जिस वहाँ गाँव से जाए वहाँ लगाया जाया करता था। और बाकी उदाक भाग ये कहाँ लगाया जाता था, वाटर टैक्स जो पानी पे, ठीक है। और बाकी जितने भी थे ये भोग ये एग्रीकल्चर पे लगाए जाते थे, जो कि 1/6 या फिर 1/4 के अराउंड हुआ करता था, ठीक है। पोर्ट्स की बात करें तो वेस्ट में इनके 2 पोर्ट्स हुआ करते थे, भरूच और सुपारा, ठीक है। और ईस्ट में इनके एक पोर्ट्स हुआ करता था, ताम्रलिप्ति, ठीक है। आगे देखते हैं,
अगर हम सोर्सेज की बात करें तो हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में कहाँ से पता चलता है? अर्थशास्त्र से, जो किसने लिखी थी? कौटिल्य ने, चाणक्य ने या फिर विष्णुगुप्त ने। तीनों एक ही है, चाणक्य को ही हम कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। और मुद्रा राक्षस से हमें पता चलता है, जो कि विशाखदत्त ने लिखी थी, जो कि गुप्ता पीरियड का एक वो था राइटर, ठीक है। इंडिका की बात करें तो इंडिका लिखी थी मेगास्थनीज ने, ठीक है, जो कि ग्रीक ट्रैवलर था और एम्बेसडर भी था किसका? सेल्यूकस निकेटर का, ठीक है, या फिर सेल्यूसिड डायनेस्टी का, ठीक है। और बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करें तो जातका टेल्स और दीपवामसा और महावामसा और दिव्यदाम, इन सब में हमें मॉडर्न एज का मेंशन मिलता है कि वहाँ पे कैसा एडमिनिस्ट्रेशन, कैसी सोसाइटी हुआ करती थी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे पोस्ट मॉडर्न एम्पायर की, ठीक है, जिसमें पहली डायनेस्टी थी शुंग डायनेस्टी, जिसका रेन कब से कब तक रहा? 185 से 73 बीसी तक, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग जो था शुंग डायनेस्टी का फाउंडर था, जिसने बृहदारण्य जो लास्ट रूलर था ना मॉडर्न एम्पायर का, उसे शुंग ने मार दिया था, ठीक है। और ये इसने अपनी डायनेस्टी चालू करी थी, शुंग डायनेस्टी, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या हुआ करती थी? विदिशा, जो कि आज के मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। और ये स्टॉन्च फॉलोअर था ब्राह्मणिज्म या फिर हिंदुइज्म का, ठीक है। अब हिंदुइज्म का फॉलोअर था, इसका मतलब ये नहीं पैट्रोनाइज इसने बुद्धिज्म भी किया था, ठीक है। पैट्रोनाइज का यहाँ क्या मतलब है कि इसने अपने स्टेट ट्रेजरी से बुद्धिज्म और अदर वो जो रिलीजन थे उसके लिए फंड्स दिए थे, ठीक है। इसने स्कॉलर्स को भी पैट्रोनाइज किया था, जैसे कि पतंजलि और मनु, ठीक है। बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज किया था और इसने बैरूथ स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश से सिचुएटेड है, ये बनाया था, ठीक है। और इसका सन कौन था? अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र है, जो कि स्टोरी है किसकी? लव ऑफ अग्निमित्र एंड मालविका। ये किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा। कब? किसके? ड्यूरिंग शुंग डायनेस्टी में, ठीक है। महाभाष्य लिखी गई है पतंजलि के द्वारा। इसका लास्ट रूलर की बात करें तो वो देवभूति था, ठीक है, जिसको किसने मारा था? वासुदेव ने, ठीक है। आगे देखते हैं। ये शुंग का मैप है, अगर आप देखना चाहे तो। जैसे मॉडर्न एम्पायर कितना बड़ा हुआ करता था, पर शुंग ने जब मतलब धीरे धीरे ये बहुत श्रिंक होने लगा। शुंग तो फिर भी बड़ा एरिया कवर कर रहे थे, पर आगे के जो एम्पायर हैं उन्हें और भी कम होने लगे, ठीक है, और लेस होने लगे। आगे देखते हैं। अब इसके बाद आया एक कन्नौज डायनेस्टी, छोटी मोटी डायनेस्टी थी, इसमें बस आप फाउंडर याद कर लिए और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसका रेन कब से कब तक रहा? 73 से 28 बीसी तक, ठीक है। इसका फाउंडर था वासुदेव, ठीक है। कैपिटल इसकी क्या थी? पाटलिपुत्र। और सातवाहन डायनेस्टी की बात करें तो ये 60 बीसी से 235 एडी तक एग्जिस्ट करता था, ठीक है। इसे आंध्राज भी कहा जाता था, किसमें? पुराण में, ठीक है, अपने पुराने उसमें इसे आंध्राज भी कहा जाता था, जो कि प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में के अराउंड ये सिचुएटेड है। इसका मैप अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये पूरा सातवाहन एम्पायर हुआ करता था, ठीक है। और ये मगध बस इतना सही रह गया था, मगध एम्पायर, जिसमें कन्नौज डायनेस्टी के अराउंड रूल करती थी, वो बस इतना सही श्रिंक होकर रह गया था, ठीक है। और यहाँ पे शाक का रूल हुआ करता था। और ये इंडो ग्रीक मैंने बताया था ना, साइथियंस, इंडो ग्रीक, ये ठीक है, इंडो ग्रीक से यहाँ पे हुआ करते थे, ठीक है। बाकी अलग अलग हुआ करता था, ये अभी हम आगे देखें। और ये कलिंगा मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट डे ओडिशा वाले रीजन में यहाँ पे कलिंग हुआ करता था, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इसकी कैपिटल क्या थी? पैठान या प्रतिष्ठान, ठीक है। इसका फाउंडर कौन था? सिमुक सतवाहना, ठीक है। और इनकी खासियत क्या थी? इन्हें लेड कॉइन्स चालू किए थे, जैसे शीशा भी कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। ग्रेटेस्ट रूलर कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है। इनके बारे में अगर मैं बताऊं तो ये लोग पेट्रियार्कियल थे पर मैट्रिलिनियल थे, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो थ्रोन पे बैठता था, ठीक है, थ्रोन पे जो बैठता था वो सन ही होता था, पर सन अपने नाम से पहले अपनी मम्मी का नाम यूज़ करता था, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है, यह इसका ग्रेटेस्ट रूलर हुआ करता था। इसने कस्त्रप नाहपिना को हराया था, जो कि शाक रूलर था, ठीक है। और ये एम्ब्रेस ब्राह्मणिज्म, मैंने बताया था स्टॉन्च फॉलोअर था ब्राह्मणिज्म का। ये वाइट मार्बल का यूज़ करते थे, और जो कि सबसे पहली बार यहीं पर रिपोर्ट किया जाता है वाइट मार्बल का यूज़, ठीक है। आगे देखते हैं। ये मैप मैं दिखा चुका हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। पेट्रिका का मैट्रिलिनियल ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये इन्हें प्रैक्टिस चालू करती थी डोनेटिंग लैंड डोनेशन की ब्राह्मण और बुद्धिस्ट मॉन्क को, ठीक है। बहुत सारे चैत्य विहार और जो कि रॉक कट हुआ करते थे वो भी इन्हीं ने बनाया, जैसे कि अजंता और एलोरा, ठीक है। चैत्य और विहार आपको मैंने बताया होगा चैत्य और विहार क्या होते हैं, ठीक है। चैत्य क्या होता है? चैत्य एक प्रेयर हॉल होता है जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग प्रेयर करते हैं, ठीक है, प्रेयर करते हैं। और विहार क्या होता है? जहाँ पे वो लोग रहते हैं बुद्धिस्ट मॉन्क, ठीक है, तो उसे विहार कहते हैं। वो इसने कंस्ट्रक्ट कराए थे बहुत सारे अजंता और एलोरा में, ठीक है। स्तूप की बात करें तो अमरावती और नागार्जुन कोंडा स्तूप इसने बनवाया, कहाँ? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और प्राकृत लैंग्वेज का ये लोग यूज़ करते थे। एक टेक्स्ट है जो कि प्राकृत में लिखा गया हाला के द्वारा, जिसका क्या नाम है? गथा सत्यसाई, ठीक है। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि गथा सत्यसाई किसके द्वारा लिखी गई? हाला के द्वारा। किसमें लिखी गई? प्राकृत में, ठीक है। ये पहले नेटिव रूलर थे जैसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें राजा का पोर्ट्रेट हुआ करता था, ठीक है। मतलब जैसे ये कॉइन है, ठीक है, तो इसमें एक राजा की फोटो हुआ करती थी, ठीक है। तो ऐसा कुछ इन्हें पहले ये लोग थे जिन्हें कॉइन्स ये सब इशू किया, ठीक है। और इन्हें इन्वेजन फेस करना पड़ा सेंट्रल एशिया से। इनके बाद बहुत सारे इन्वेजन आने लगे सेंट्रल एशिया से। तो पहला जिसने हिंदू कुश क्रॉस किया वो कौन थे? ग्रीक्स, ठीक है। और मोस्ट फेमस रूलर कौन था? मियंडर या फिर मिलिंद, ठीक है। इसके नाम से मिलिंद पानो एक बुक भी है, ठीक है, ये नीचे लिखा भी है, जिसमें क्या है? नागसेना का ये बुद्धिस्ट मॉन्क से क्वेश्चन है, ठीक है। नागसेना क्वेश्चन करता है बुद्धिस्ट मॉन्क से, ठीक है।
और ये मोस्ट फेमस रूलर मिलिन था, इंडो ग्रीक, ठीक है। और इसने कब से कब तक इसका रेन रहा, 165 से 145 BC तक, ठीक है। और इसका कल्चरल इम्पैक्ट क्या था, इन लोगों ने ड्रामा या प्ले चालू कर दिया। कैसा, कर्टेंस के साथ, ठीक है। कर्टेंस के साथ, कर्टेन जिसे पर्दा कहते हैं, पर्दे वाला ड्रामा या फिर प्ले चालू कर दिया था इसी के अराउंड, ठीक है। और ये पहले थे जिन्हें गोल्ड कॉइन इशू किया था, वो भी किंग को एट्रीब्यूट करते हुए, ठीक है। अगर हम एग्जैक्टली जाएं कि किस किंग ने इशू किया था, तो कुशान, जो कि एक इंडो ग्रीक रूल था, तो उसमें कुशान के कैडाफिसिस 2 ने किया था। कैडाफिसिस 2 ने गोल्ड कॉइन इशू किया था, ठीक है, जो कि प्योरेस्ट गोल्ड हुआ करते थे। और यहाँ पे हेलेनिक आर्ट या फिर गांधारा आर्ट इसी के इन्फ्लुएंस में इमर्ज हुआ, ठीक है। अगली डायनेस्टी है शाक डायनेस्टी, जिसे साइथियंस भी कहा जाता था, ठीक है। पहला शाक रूलर कौन हुआ करता था, मुइज, जिसे मोगा या फिर मोगा, ठीक है। ये एक ब्रांच हुआ करती थी जो कि वेस्टर्न पार्ट में रूल करती थी इंडिया के, ठीक है। और कब तक रूल किया इसने, 4th सेंचुरी AD तक, ठीक है। ये अच्छा, ये पढ़ के देखते हैं। इसने उज्जैन के किंग को हरा दिया था, जिसे अवंती भी कहा जाता था, ठीक है। और एज्यूम किया था टाइटल विक्रमादित्य का, और एस्टेब्लिश क्या कर दिया था, विक्रम संवत, कब, 58 CE में, 58 CE या फिर AD कह दीजिए, तब इसने विक्रम संवत चालू किया, ठीक है। इसका मैं आपको मैप दिखाता हूँ, ठीक है। ये होते थे शाक, जिसे इंडो साइथियंस भी कहा जाता था, ठीक है। ये इस वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के रूल करते थे, और कुछ यहाँ पे रूल करते थे, मतलब ये इस रीजन में, मतलब ऐसे इतने जगह पे ये लोग रूल करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। अगले जो रूलर हैं वो है क्षत्रपा डायनेस्टी, ठीक है, जो कि रुद्रदमन 1 के द्वारा एस्टेब्लिश की गई। और यहाँ से हमें क्या मेन चीज़ मिलती है, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, जो कि गिरनार गुजरात में है, ठीक है। इसने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया, जो कि बनाया किसके द्वारा गया था, पुष्यमित्र वेस्ट के द्वारा है। और वही कब, मौर्यन डायनेस्टी के रूल में। उस समय मौर्यन डायनेस्टी का कौन सा राजा हुआ करता था, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त। इस सुदर्शन लेक आपको आगे भी मिलेगा कि इसने रिपेयर कराया, उसने रिपेयर कराया। तो ये बनाया किसने था, आपसे कभी भी पूछ ले, या तो चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन में आएगा, ठीक है, या फिर पुष्यमित्र वैश्य आएगा। तो आपको कोई एक मार्क करना है, ठीक है। और अगर दोनों आ जाए तो पुष्यगुप्त वैश्य मार्क कीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला किंगडम है पार्थियंस, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए एक लाइन का मैंने इनमें लिखा है, ठीक है। इसका फाउंडर कौन था, गोंडोफेट्स, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टी आती है वो आती है कुशन्स, ठीक है, जिसका रूल कब से कब तक रहा, 1st से 3rd सेंचुरी AD तक, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, यूजीज या फिर टोचारियंस भी कहा जाता था। कैपिटल कहाँ हुआ करती थी, पेशावर, जो कि बाद में मथुरा चेंज हो गई, ठीक है। ये अपने आप को सन ऑफ गॉड्स सन्स कहते थे, गॉड्स के मतलब भगवान के अपने आप को बेटे कहा करते थे। और किंग ऑफ किंग जो कि फाउंडर था, उसे क्या कहा जाता है, कैडाफिसिस, ठीक है। और कैडाफिसिस 2 ने गोल्ड कॉइन चालू किया था। मोस्ट पावरफुल रूलर कौन था इसका, कनिष्क, जिसे 2nd अशोक भी कहा जाता था। इसने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल पेट्रोनाइज करी, और महायान बुद्धिज्म को ये लोग वो करते थे, क्या बोलते हैं इसे, पैट्रोनाइज करते थे, ठीक है। और प्योरेस्ट फॉर्म के गोल्ड कॉइन इन्हीं ने चालू किए, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया। ये सिल्क रूट को पूरा कंट्रोल करते थे, और इनका एम्पायर जो था वो सत्रपीज और सत्रप में डिवाइडेड था, ठीक है। इनका इम्पैक्ट क्या क्या रहा इंडिया सोसाइटी पे, रेड वेयर इन्हें चालू किया, ठीक है, लाल कलर की पॉटरी चालू करी। इन्हें इंट्रोड्यूस किया हॉर्समैन टेक्निक, टर्बन और शेरवानी। टर्बन वही जो सर पे पगड़ी जैसी बांधते हैं, ठीक है, और शेरवानी कपड़ा होता है, आपको पता ही है, ठीक है। और 4th बुद्धिस्ट काउंसिल भी यहीं पे इन्हीं लोगों के रीन के ड्यूरिंग हेल्ड हुई, और वो 21 में संस्कृत में, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर हम इनकी पॉलिटी की बात करें तो क्षत्रपा सिस्टम चालू किया। क्षत्रपा सिस्टम क्या होता है, क्षत्रपा सिस्टम का मतलब ये होता है कि राजा के बाद जब राजा की डेथ हो जाती है तो एबल रूलर, बहुत बात ये होता है कि राजा का सन जो होता है वो एबल रूलर नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए जो मिलिट्री का सबसे एबल्ड पर्सन होता है, ठीक है, जो भी सबसे ज़्यादा एबल्ड होता है मिलिट्री में, वो रूल करने लगता है उसके बाद, ठीक है। तो इसे क्षत्रपा सिस्टम कहा जाता है, ठीक है, जो कि इन्हें मिलिट्री का ओनशिप भी कहा जाता है, जो कि इन्हीं ने चालू किया, ठीक है। और इस सिंक्रिस्टिस्ट थे, इसका मतलब क्या है, ये शिव की भी पूजा करते थे और बुद्ध की भी पूजा करते थे, 2 धर्म को ये लोग मानते थे, ठीक है। पॉलिटी की बात या फिर लिटरेचर की बात करें तो यहाँ पे बुद्ध चरित्र लिटरेचर लिखी गई थी, जो कि अश्वघोष के द्वारा लिखी गई थी। महावंश और दिव्यदान भी लिखी गई थी, और कामसूत्र भी लिखी गई थी, जो कि वत्सयान के द्वारा लिखी गई थी। साइंस की बात करें तो यहाँ पे मेडिसिन के फील्ड में एक बुक लिखी गई थी, चरक संहिता, किसके द्वारा लिखी गई थी, चरक मुनि के द्वारा, ठीक है। और सुश्रुत भी इसी टाइम पे कंटेम्प्रेरी थे, इनके टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, जिसको कि फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सुश्रुत जो कि फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, चरक जिसने चरक संहिता लिखी है, जो कि बुक है मेडिसिन पे। और ये दोनों कंटेम्प्रेरी किसके थे, कुशान्स के, ठीक है। ये आप कुशन एम्पायर का पूरा मैप देख सकते हैं, ठीक है। ये इतना पूरा मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा एम्पायर था इनका, जो मॉडर्न्स के बाद इन्हीं का इतना बड़ा एम्पायर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सातवाहना का रूल चलता था, यहाँ चोला थे, पांड्या थे, ठीक है। ये सब आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो क्वेश्चंस जब थे तब इंडिया में इनने 2 रूट हुआ करते थे, ठीक है, ऐसे करके। इस वाले को क्या कहा जाता था, दक्षिण पथ, और इसे क्या कहा जाता था, उत्तर पथ। इसको उत्तर पथ और इसको दक्षिण पथ कहा जाता था। और कन्नौज जो इनकी कैपिटल थी, ठीक है, एक मिनट यार, बहुत गलत बना दिया,
ऐसे ऐसे, यहाँ पे कुछ इस जगह पे कन्नौज, ठीक है, कन्नौज जो इनकी कैपिटल थी वो एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, और वो बहुत फेमस है। और ये जो उत्तर पथ था ये मतलब पूरे ईस्टर्न इंडिया को, ईस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया को इधर वेस्टर्न इंडिया से जोड़ता था ये उत्तर पथ, ठीक है, और ये दक्षिण पथ जो था ये साउथ सदर्न इंडिया को वेस्टर्न इंडिया से जोड़ता था, सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया से जोड़ता था, ठीक है। क्वेश्चंस ने एक बात और आप याद रख लीजिए, क्वेश्चंस ने, ठीक है, क्वेश्चन ने क्या किया था, शाक संबंध स्टार्ट किया था कब, 78 एडी में, 78 एडी में शाक संबंध चालू किया था, ठीक है, शाक संबंध, ठीक है। विक्रम संवत मैंने आपको बताया कब शुरू किया, वो आप कमेंट्स में लिखे, ठीक है। और शाक संवत इसने कब स्टार्ट किया था, 78 एडी में, ठीक है। पीडीएफ की अगर आपको लिंक चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, लिंक आपको चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर मैं आपको पिन कर दूँगा कमेंट में, ठीक है, पिन कर दूँगा या फिर कमेंट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी क्वेरीज आती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं तो उसका तुरंत रिप्लाई दूंगा। लाइक कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा तो, शेयर कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो, सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल होगा। थैंक यू।